नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम एनसीईआरटी का सार जो है करने वाले हैं। कक्षा 6 से 12 तक रहेगा और ये इसके अंतर्गत हम इतिहास देखने वाले हैं सबसे पहले। और आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ और अन्य जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, आपकी रीट परीक्षा जो है, इन सब के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्लास रहने वाली है। आज पहली क्लास है जिसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक स्रोत की बात करेंगे। इसी प्रकार से हम एनसीईआरटी का सार लेकर आएंगे। कक्षा 6 से लेकर 12 तक लगातार क्लासेस रहेंगी, तो आप बने रहिएगा, लगातार सभी जो है क्लासेस आप ज्वाइन करिएगा। चलिए पहला प्रश्न इसके अंतर्गत देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? अभिलेखों को, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां और बर्तन। देखिए, अधिकांश जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं वो प्राचीन जो टीले हैं उनकी खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, टीले कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, टीले जो होते हैं वो 3 प्रकार के माने गए हैं। एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। ठीक है, तो टीले जो है वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें एकल संस्कृति जो है वो दिखती है, या मुख्य संस्कृति दिखती है, या बहुत सी संस्कृतियां जो हैं उसके अंतर्गत शामिल हो सकती हैं। देखिए, टीला जो होता है वो धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे जो पुरानी बस्तियां हैं उनके अवशेष विद्यमान होते हैं। कोई भी टीला जो है उस ऐसा एक उभरा भाग होता है जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। प्राचीन टीलों या स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर कर्मिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना क्या कहलाता है? जो भी प्राचीन टीले हैं या स्मारक जो हैं उनका जब उत्खनन किया जाता है, तो जब वहां से जो वस्तुएं, कलाकृतियां प्राप्त होती हैं उनके आधार पर जब एक इतिहासकार जो है या एक जो है पुरातत्वविद जो है वो कर्मिक ऐतिहासिक विश्लेषण करता है, वो चीज, वो विज्ञान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पुरातत्व विज्ञान। क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पुरातत्व विज्ञान न देकर आर्कियोलॉजी भी अगर आपको बताएं तो सेम ही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। जितने भी प्रश्न हम एनसीईआरटी के सार के अंतर्गत लेंगे वो व्याख्या सहित रहेंगे लगभग। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि इसकी व्याख्या जरूरी है तो व्याख्या जरूर की जाएगी। और इसके अंतर्गत 6th से जो है 12th तक जितने भी क्लासेस हैं उसमें जितना भी इतिहास दिया गया है और जो नई चीजें बताई गई हैं वो सारी चीजें जो हैं इतिहास की आपको बताई जाएंगी इन क्लासेस के अंतर्गत। अच्छा, अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में मृत व्यक्ति के साथ जो औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन कब्र में दफना कर इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, ऐसे स्मारक क्या कहलाते थे? बहुत ही जो है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सी परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो महापाषाण कहा जाता था उसको। ठीक है, क्या किया जाता था कि मृत व्यक्ति जो है उसको, उसके साथ में एक कब्र जो है उसके अंदर गाड़ दिया है, सामान गाड़ दिया है, और पास में क्या किया है? बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो एक घेरे में खड़े कर दिए हैं। तो वो जो स्मारक होता था वो क्या कहलाता था? महापाषाण कहलाता था। खास तौर पे दक्षिण भारत में ही ऐसा किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14, ठीक है, कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण करना किस विधि के अंतर्गत आता है?
C14, देखिए कोई भी प्राचीन वस्तु है उसमें जब कार्बन 14 में जो कमी आ जाती है उसको माप करके उसके आधार पर समय का जब निर्धारण किया जाता है तो वो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि कहलाता है। देखिए कोई वस्तु किस काल से संबंधित है ये पता लगाया जाता है इससे, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। रेडियो कार्बन या जो कार्बन 14 होता है या C14 जो होता है वो कार्बन का क्या होता है, एक रेडियो धर्मी होता है या रेडियो एक्टिव जो है समस्थानिक होता है, जिसको आप जो है आइसोटोप भी कह सकते हैं। ठीक है, आइसोटोप होता है या समस्थानिक होता है, रेडियो धर्मी समस्थानिक, जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये इसके आधार पर जो है समय का पता लगाया जाता है। राजस्थान व कश्मीर में जो कृषि का प्रचलन है वो कब से शुरू हुआ है? राजस्थान और कश्मीर में जो कृषि का प्रचलन हुआ है वो 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, यानी कि शुरुआत जो हुई है राजस्थान कश्मीर में वो 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व में हुई है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जलवायु व वनस्पति का इतिहास किससे जाना जाता है? तो देखिए जलवायु और वनस्पति का इतिहास आप जानकर आपको हैरानी होगी, किससे जाना जाता है? जो पौधे होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं उनसे पता लगता है कि वनस्पति क्या रही होगी, जलवायु वहाँ की कैसी रही होगी। और ख़ास तौर पर जो पराग होते हैं पौधों के, फूलों के जो पराग होते हैं उनका विश्लेषण करके पता लगाया जाता है कि वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति का इतिहास कैसा रहा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप बात करें पशुओं की, जानवरों की, तो पशुओं की जो हड्डियाँ होती हैं उनका परीक्षण करके ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कि जो है आपके ये पशु जो है वो किस समय का रहा होगा, या फिर ये पालतू रहा होगा, या जो है ये जो है जंगली जानवर रहा होगा। तो इस आधार पर ये जानकारी पता चलती है। और किस माध्यम से पता चलती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से पता चलती है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और या फिर इसको क्या कह सकते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। पंचमारक या आहत सिक्के किसे कहते हैं? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपको भी मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम तो बताएंगे। सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल क्या होती थी? आकृतियां होती थी बनी। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि अधिकांश जो मोहरें होती थी वो धातुओं की बनी होती थी, और उन धातुओं पर क्या किया जाता था? कोई ठप्पा लगा दिया जाता था, कोई आकृति बना दी जाती थी, जो कि पंचमार्क या आहत सिक्के के रूप में जानी जाती थी। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सबसे पहले किन शासकों ने प्रारंभ की? तो देखिए सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने की जो परंपरा थी वो सबसे पहले प्रारंभ की थी यूनानी शासकों ने। ठीक है, देखिए भारत में जो भी पुरातात्विक खुदाई में तांबे के, चांदी के, शीशे के, सोने के जो सिक्के के जो सांचे मिलते हैं, क्या मिलते हैं? इन सारे धातुओं के जो सांचे मिलते हैं उनमें से अधिकांशतः जो सांचे हैं वो किस काल के हैं? वो कुषाण काल के हैं। ठीक है, तो यानी कि ईसा की जो आरंभिक 3 शताब्दियां थी उनसे संबंधित हैं ये सांचे। सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, तो सिक्कों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? दान दक्षिणा देने के लिए, खरीद बिक्री के लिए, वेतन मजदूरी के लिए। ठीक है, इन सब के भुगतान के लिए सिक्कों का यूज किया जाता था। सिक्कों का देखिए एक महत्व ये भी है कि अगर आपने आर्थिक इतिहास बताना है, ठीक है, आर्थिक इतिहास का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको किसका अध्ययन करना जरूरी होगा? सिक्कों का अध्ययन करना जरूरी होगा। तो सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? तो सबसे ज्यादा जो सिक्के मिले हैं वो मौर्योत्तर काल के मिले हैं। ये शीशे के हैं, पोटीन के हैं, तांबे के हैं, कांसे के हैं, चांदी के हैं, सोने के हैं। तो ये सारे जो सिक्के हैं मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे?
तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के हमारे गोल्डन पीरियड के हैं, यानी कि गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक अगर हम शुद्ध सोने के सिक्कों की बात करें तो उनको कुषाण शासकों ने जारी किया था। सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गुप्त शासकों ने, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए कुषाण शासकों ने। और अगर हम शीशे के सिक्कों की बात करें, सर्वाधिक शीशे के सिक्के तो सातवाहन वंश के जो थे, ठीक है, गौतमी पुत्र शातकर्णी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और बहुत से शासक हुए हैं सातवाहन काल में, तो उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए हैं सबसे ज्यादा। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? एपिग्राफी कह सकते हैं। एपिग्राफी कह लीजिए, पुरालेख शास्त्र कह लीजिए, एक ही बात है। 17वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक जो प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगजकोई से हुए हैं, मध्य एशिया में है, मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख में जो है ये खास क्यों है? क्योंकि इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, ठीक है, और नास्ते जो वैदिक देवता हैं उनके नाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्राचीन अभिलेख कौन सा प्राप्त हुआ है भारत के संदर्भ में? तो मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है, और इसके अंतर्गत इंद्र है, वरुण है, आपके देवता मित्र हैं, नासत्य हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इनके नाम मिले हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख हैं, पुराने दस्तावेज जो हैं, उनकी जो प्राचीन तिथि है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है, या फिर आप उसे कह सकते हैं पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की जो प्राचीन तिथि का अध्ययन है वो पुरालिपि शास्त्र कहलाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? पेलियोग्राफी भी कह देते हैं। आरंभिक अभिलेख जो थे वो किस भाषा में थे? जो सबसे पहले अभिलेख हमें मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं, और ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी के मिले। आरंभिक जो अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा में हैं, और ये किस सदी के हैं? तो ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। ठीक है, ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की किस सदी में मिलने लगी? तो देखिए, प्राकृत भाषा वाले तो ईसा पूर्व 3री सदी के हैं, और अगर हम बात करें संस्कृत भाषा की तो ये ईसा की जो 2री सदी थी वहां से मिलने प्राप्त होते हैं, और जो 4th और 5वीं सदी में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा। संस्कृत भाषा का ईसा की 4th 5वीं सदी में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा। अभिलेख में प्रयुक्त लिपियां कौन कौन सी हैं? तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, यूनानी आर्मेइक लिपि जो है, इनका प्रयोग जो है अभिलेखों में ज्यादा किया जाने लगा। अशोक के अधिकतर शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं वो हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, अधिकतर जो शिलालेख हैं। ठीक है, और ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, ये कहां से कहां लिखी जाती है? तो ये बाएं से दाएं। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, ब्राह्मी लिखी जाती थी बाएं से दाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं। अशोक के कुछ शिलालेख जो हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। यूनानी व आर्मेइक लिपि का प्रयोग हुआ, तो ये जो प्रयोग हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें जो है प्रयोग हुआ है यूनानी एवं आर्मेइक लिपि का। ठीक है, उदयगिरि से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से किस राजा की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है? तो उदयगिरि से प्राप्त जो हाथी गुम्फा अभिलेख हैं वहां से कलिंग नरेश जो खारवेल थे उनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, उदयगिरि से जो प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख हैं वहां से कलिंग नरेश खारवेल की जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किसका है? वो शक क्षत्रप रुद्रदामन का है। देखिए, रुद्रदामन के अलावा
ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें और किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो अशोक की जानकारी भी प्राप्त होती है और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनकी जानकारी भी हमें जो है आपके जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। बेसिकली ये किसका है, शक रुद्रदामन का। नासिक गुहा अभिलेख किसका है, तो वशिष्ठी पुत्र जो पुलुमावी था उसका नासिक गुहा अभिलेख है और इस अभिलेख के माध्यम से जो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है उसकी धार्मिक सहिष्णुता और उसकी जो संस्कृति की जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न लेंगे 28वां प्रश्न, बने रहिएगा अंत तक, 2-3 प्रश्न ही रह गए हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त का है और समुद्रगुप्त की जो विजय है और जो उसने जिन राजाओं को विजित किया उसके साथ की जो नीतियां हैं, किस प्रकार से विजित किया, उन नीतियों के संदर्भ में हमें प्रयाग स्तंभ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। कार्पस इनस्क्रिप्स ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में क्या संकलित है, शायद ही आपके लिए प्रश्न नया हो जो इतिहास के स्टूडेंट नहीं हैं। तो कार्पस इनस्क्रिप्स ओनम इंडिकारम जो ग्रंथमाला है उसमें मौर्योत्तर और जो गुप्त काल है उसके जो अधिकांश जो अभिलेख हैं उनमें संकलित कर उन चीज़ों को संकलित करके और फिर प्रकाशित किया गया है। मौर्योत्तर गुप्त काल के जितने भी अधिकांश अभिलेख जो हैं इस जो ग्रंथमाला है इसमें संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हैं, तो सबसे पुराने जो अभिलेख हैं हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर हैं और ये लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, सबसे पुराने अभिलेख कौन से हैं, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ जल्दी से कर दें अपने मित्रों में शेयर, जो भी आपके पास सोशल जो है प्लेटफॉर्म है, और अगर आपको अच्छी लगी है काफ़ी तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, और अगर कुछ आपको कमेंट करके बताना है तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद, अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं हम। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।